बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। और बेटा, आज हमारा काइंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज़ डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है कि भी जो गोल्ड है, गोल्ड, इसका एटॉमिक नंबर 79 है। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? अगर हाँ तो क्यों? प्यारे बच्चों, गोल्ड जो है जी, उसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। 5d10 6s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जब ये अपनी आयनिक फॉर्म में जाता है, और आपको मैंने पहले भी बता दिया था, जितने ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कटायंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बेटा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके पास 5d8 कन्फिग्रेशन है। बेटा, 5d8 कन्फिग्रेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसके करके आपका जो d ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड हो जाता है, और हम डेफिनेटली गोल्ड को ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे और उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखेंगे। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनमें d ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होता है। आइए अब आपको करके दिखाएं। गोल्ड AU 79 एटॉमिक नंबर, 5d10 4s1। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। d ऑर्बिटल तो बेटा पूरा भरा हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह 4s1 होगा। अब बेटा, इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आपने गोल्ड को कन्वर्ट करना है, तो आपको इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी सिखाया। और 6s1 है जी, 6s1। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि गोल्ड के अंदर के जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल में से निकालते हैं, s ऑर्बिटल में से निकालते हैं, फिर d ऑर्बिटल की बारी आती है। ऐसा क्यों? कि s ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा d से कम होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहले s में से निकलता है, फिर d में से। ठीक है जी। अगर हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, तो हमारे पास एक s में से गया, 2 d में से गया, 5d8 हो गया। 5d8 4s0 हो गया। तो जरा बना के देखें गोल्ड की। गोल्ड यानी 79 एटॉमिक नंबर, और ये इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। +3 में है 5d8 4s0 है, तो ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 4s तो खाली हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से हमारा d ऑर्बिटल क्या हो गया? पार्शली फिल्ड। क्योंकि अगर आप कल गोल्ड को देखो, तो वो तो 5d10 है, तो उसको ट्रांजिशन मेटल में नहीं गिना जाना चाहिए। क्योंकि बेटा, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका d ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होता है, यानी उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। तो ये तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। बट जब हम इसके कटायन को स्टडी करते हैं, यानी जब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर लेता है, तो ये बन जाता है जी 5d8 4s0। यानी गोल्ड में हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 2, यानी पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल हो गया। इसके करके जो गोल्ड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। तो हम लिख सकते हैं सिंस AU3 पॉजिटिव, ठीक है, गोल्ड 3 पॉजिटिव हैज 2 अनपेयर्ड electrons in its 5d orbital, और 5d orbital is partially filled. Due to this reason, due to this
reason gold is always considered as transition एलिमेंट। अब क्लियर हो गया बेटा क्यों गोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है? क्योंकि गोल्ड जब अपने कटायनिक स्टेट में जाता है तो उसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से सुनिए कि जिंक, कैडमियम और मर्करी सॉफ्ट क्यों है और उनका लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। अगर मैं आपके साथ जिंक, कैडमियम और मर्करी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करूं तो आप नोटिस करोगे कि जिंक, कैडमियम और मर्करी में जो डी ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। क्योंकि डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है वो बेटा आयनिक बॉन्ड बना नहीं सकता, मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बना सकता, तो मिनिमम बॉन्डिंग होती है। जब इन मेटल में बॉन्डिंग ही मिनिमम हो गई तो बेटा ऑब्वियसली ये मेटल्स जो हो जाएंगी सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा नहीं बनेंगे। जितने ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बनते हैं उतनी ज़्यादा मेटल हार्ड हो जाती है, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। पर जिंक, कैडमियम, मर्करी सॉफ्ट क्यों है और इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो क्यों है? क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्ड बनते ही नहीं। तो इनमें मेटालिक बॉन्ड क्यों नहीं बनते? क्योंकि भाई इनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। आइए अब मेरे साथ स्टडी कीजिए। देखो बेटा जिंक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, 3d10 हो गया 4s2 फुली फिल्ड। कैडमियम में देखो 4d10 5s2 फुली फिल्ड। मर्करी में देखो 5d10 6s2 फुली फिल्ड। इन सभी में इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हैं, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या हो गया? ये हो गया कि बेटा इनके जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हो गए। तो बेटा इनमें कोवलेंट बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता, कोवलेंट बॉन्ड बनता शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कहीं ना कहीं तो हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले, यहाँ पे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यानी मेटालिक बॉन्ड बहुत कमज़ोर बनेंगे ही नहीं। इसी रीजन से जिंक, कैडमियम और मर्करी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, वो देखिए जरा मेरे साथ। जितनी भी ट्रांजिशन मेटल होती है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करती हैं? बेटा मुझे एक बात बताओ, कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे उसको स्लो कहते हैं, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। फास्ट या स्लो कर दे। अगर तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर रहा है तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट, सारे पॉइजन्स जो होते हैं बेटा वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। अगर कोई रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत फास्ट कर रहा है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटलिस्ट में दो प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दो प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की क्या है। एक तो जो उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो, जितना बड़ा किसी कैटलिस्ट का सरफेस एरिया होता है बेटा उतना वो एक अच्छा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। सिंपल, मैंने आपको +1 में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। सपोज आपके पास एक लकड़ी का बूरा है, ठीक है, वुड पाउडर है, और एक आपके पास लॉग है वुड का। आप दोनों को जलाने की कोशिश करो, कौन जल्दी जलेगा? आप नोटिस करोगे कि वुड पाउडर में आग बहुत जल्दी लगेगी। रीज़न, क्योंकि वुड पाउडर का सरफेस एरिया बड़ा। अब वुड पाउडर का सरफेस एरिया बड़ा होने से क्या हो गया? ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए ज़्यादा एरिया मिला। तो आपको पता है इग्निशन के लिए जो होता है ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन से इग्निशन हो जाती है, आग लग जाती है बड़े अच्छे से।
सो बेटा उसको लार्ज सरफेस एरिया मिल गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक लार्ज सरफेस है और एक आपके पास स्मॉल सरफेस है, किस और उन दोनों सरफेसेस के ऊपर आप गीला कपड़ा बिछा दो। किस सरफेस के अंदर पानी सबसे जल्दी उड़ेगा? लार्ज सरफेस एरिया में। तो यानी कैटलिस्ट एक सरफेस एरिया का काम करते हैं जिनके ऊपर रिएक्टेंट आके कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं। जब प्रोडक्ट बनता है वो सरफेस एरिया छोड़ के चला जाता है, ठीक है। सो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया बेटा बहुत बड़ा होता है। सो बड़ा सरफेस एरिया होने के कारण ये रिएक्टेंट को कंबाइन करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अब आपको याद है मैंने आपको हैबर प्रोसेस करवाया था। हैबर प्रोसेस में 3:1 लेते हैं। 3 रेशियो अगर नाइट्रोजन के ले रहे हैं, 3 रेशियो अगर नाइट्रोजन के ले रहे हैं तो 1 रेशियो हम हाइड्रोजन का लेते हैं। वहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज़ होता है बेटा V2O5 कैटलिस्ट यूज़ होता है। ये देखें वही है। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पी ब्लॉक में। आई थिंक आपके लिए जा रहा हूँ, वैसे तो मुझे पता ही है कि वही होगा। लेट्स सी। सो जब आप पी ब्लॉक के चैप्टर में देखोगे ये रहा हमारा हैबर प्रोसेस। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि जो प्रेशर है कितना लेना है, आपने यहाँ पे देखो जी, बहुत अच्छा आपको 200 to 700 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। और उसके बाद जो आपको कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करना है वो कैटलिस्ट है हमारा आयरन का या मोलिब्डेनम का यूज़ करना है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे 200 से 300 एटमॉस्फेयर का होगा। सो कहने का मतलब ये है कि आयरन हो गया, वेनेडियम होगा, ये सारे ट्रांजिशन मेटल वहाँ पे कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं और जब ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर अलग अलग गैसेज आके कंबाइन होती हैं और प्रोडक्ट बनता है। तो पहली बात, ट्रांजिशन मेटल अच्छा कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि उनके पास बेटा लार्ज सरफेस एरिया होता है। नंबर 2, ट्रांजिशन मेटल अच्छे कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि इनके पास हमेशा इनका डी ऑर्बिटल होता है जो पार्शली फिल्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तीसरी बात, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको याद है मैंगनीज में +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई थी, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस करके भी ये अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो आइए पढ़ें। मैनी ट्रांजिशन मेटल and their compound are used as catalyst. It is due to their variable valency which enable them to form unstable intermediate compound or due to providing them a large reaction surface on which reactant can be observed. So दो चीज़ें, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ट्रांजिशन मेटल, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया, तीसरा इन्होंने मेंशन नहीं किया, तीसरा जी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये देखो भाई रिएक्टेंट आ गए और भी ये आपस में कंबाइन ऐसे नहीं कर सकते। सी मिल गया कैटलिस्ट ने, कैटलिस्ट इनको सरफेस प्रोवाइड करेगा, इस सरफेस के ऊपर ए और बी कंबाइन करेंगे और इंटरमीडिएट बन जाएगा ABC, और फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा ए बॉन्ड बी, ए और बी में बॉन्ड बन जाएगा और कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ हो वो कैटलिस्ट क्या था? यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ वो ट्रांजिशन मेटल ही थी। जब आप फिर से एक बार रिवाइज करना, जब आप हैबर प्रोसेस पढ़ोगे तो आप देखोगे उसके अंदर 200 to 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, और वहाँ पे कैटलिस्ट या तो आयरन है या मोलिब्डेनम है। आयरन और मोलिब्डेनम का काम क्या है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। अच्छा अब एग्जाम्पल देख लो जी। आयरन इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। हैबर प्रोसेस में आयरन यूज़ होता है। प्लेटिनम यूज़ हो जाता है जी कैटलिस्ट की फॉर्म में इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ओस्टवाल प्रोसेस, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। प्लस आपकी जो इस बार का जो बोर्ड है उसमें बेटा हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन तीनों में से एक आना ही आना है। रिसेंटली आपने सुना होगा एक नई न्यूज़ आ गई जी, सिस्टम चेंज हो गया, 10+2 सिस्टम ख़त्म हो गया और सिस्टम आ गया। जो भी हो, एक बात आप अपने माइंड में रख लो, 10th क्लास का सिंपलीफाई आपके लिए कर रहा हूँ, अब इतना आपको ध्यान लगाने की लोड नहीं है। जो बेसिक सिस्टम चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि 10th का बोर्ड हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, +2 का बोर्ड रहेगा ही रहेगा, ओके।
और जितने भी चेंजेस आने हैं एजुकेशन में वो 2030 तक में आएंगे, एकदम से नहीं सारे रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। वैसे भी कोरोना क्राइसिस भी चल रहा है, इस पैंडमिक के करके भी काम स्लो चलेगा। तो बेसिक ऑर्डर यही है कि 10+2 बोर्ड की ज़रूर होगी, ये आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। और मेरे पास अगर वो क्लिप हुई तो मैं ज़रूर आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो आप भी पढ़ लेना। आपके और हमारे ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, बोर्ड का एग्ज़ाम हमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आगे चलता हूँ। सो प्लैटिनम कहाँ पे यूज़ होती है? नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में, ओस्टवाल प्रोसेस में। V2O5 फिर से वेनेडियम आ गया, कहाँ पे यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को बनाने में। और फिर फाइनली डिवाइडेड निकल और पैलेडियम, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाइड्रोजनेशन में यूज़ होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने में। तो आप देख सकते हो, चाहे आयरन हो, चाहे प्लैटिनम हो, चाहे वेनेडियम हो, चाहे पैलेडियम हो, निकल हो, ये सारे एलिमेंट कहाँ यूज़ हो रहे हैं? जितने भी रिएक्शंस में यूज़ हो रहे हैं तो ये सब ट्रांजिशन मेटल्स ना। सो इन्हीं को हम कैटलिस्ट की फॉर्म में क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। तो आज का ही लेक्चर ख़त्म हो रहा है बेटा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, अच्छे से मेहनत करो, स्टडी हार्ड। और कोई भी क्वेरी है, हम ऑनलाइन क्लासेस ऑल्टरनेट डे पे रखते ही रखते हैं। आज भी मैं मे बी रखूँगा 9 to 10 के बीच में। सो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं रिजॉल्व करूँगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट।